नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड। कभी आपने सोचा है कि जिस गाने को सुनकर करोड़ों लोग रोते हैं, मुस्कुराते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं, उसी गाने को लिखने वाला गीतकार कई बार अपने ही गीत से मिलने वाले पैसों के लिए दर दर भटकता है। दर्द समझिए उसका। जिस धुन पर पूरा देश झूमता है, उस धुन को बनाने वाला, तैयार करने वाला संगीतकार कई बार अपने घर का किराया तक समय पर नहीं दे पाता। जिस शब्द को सुनकर किसी फिल्म को सुपरहिट घोषित कर दिया जाता है, वही शब्द लिखने वाला लेखक वर्षों तक ये साबित करने में लगा रहता है कि उस गाने पर उसका भी अधिकार है। लेकिन अब कोलकाता हाई कोर्ट के एक फैसले ने भारतीय संगीत उद्योग की जड़ों को हिला दिया है। ये फैसला सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं है, ये उन हजारों गीतकारों, संगीतकारों, गायकों और क्रिएटर्स की आवाज़ है जिन्हें दशकों तक सिस्टम ने दबाकर रखा। समीर अंजान, स्वानंद किरकिरे, जावेद अख्तर, वरुण ग्रोवर, इन जैसे तमाम रचनाकार आज इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार अदालत ने इतनी स्पष्टता से कहा है कि अगर कोई कंपनी गानों से पैसा कमाएगी तो उस पैसे से हिस्सा गाना लिखने वाले और बनाने वालों का भी होगा। मामला था IPRS यानी इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी और वोडाफोन आइडिया के बीच मुकदमा था। सवाल यह था कि क्या टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ म्यूजिक कंपनियों से लाइसेंस लेकर कॉलर ट्यून में गाने चला सकती हैं, या फिर उन्हें गीतकारों और संगीतकारों के अधिकारों के लिए अलग से अनुमति और रॉयल्टी दोनों देनी होगी। कोलकाता हाईकोर्ट ने साफ कहा, हाँ देनी होगी। यही वो फैसला है जिसने पूरे संगीत उद्योग में हलचल मचा दी। अब आप सोचिए, एक फिल्म बनती है, उसमें गाना आता है, उस गाने को कोई लिरिक्स लिखता है, कोई बढ़िया संगीतकार लिखता है, कोई कंपोजर धुन बनाता है, कोई सिंगर गाना गाता है और फिर कोई म्यूजिक लेबल उस गाने को खरीद लेता है। उसके बाद वही गाना करोड़ों लोगों के मोबाइल में कॉलर ट्यून में बजता है, यूट्यूब पर चलता है, OTT पर बजता है, शादी में बजता है, होटल में बजता है, रेडियो पर बजता है। और इन सबसे पैसा कौन कमाता है? अक्सर सिर्फ बड़ी कंपनियां। भारत में दशकों तक यही खेल चलता रहा। क्रिएटिव लोग कंटेंट बनाते रहे और कारपोरेट कंपनियां उनसे अरबों कमाती रही। जावेद अख्तर और कपिल सिब्बल जी ने इस लड़ाई को लड़ा। मुझे सबसे पहले इस बारे में जानकारी कपिल सिब्बल जी ने दी। कपिल सिब्बल भी आपको पता नहीं होगा, बहुत बढ़िया गाना लिखते हैं, बहुत सारे गाने तैयार हैं, कुछ पिक्चरों में भी उनके गाने आए हैं। उनकी ये विधा लोगों को मालूम नहीं है। तो उन्होंने एक पहल करी, एक पार्लियामेंट में जावेद अख्तर साहब ने, कपिल सिब्बल ने लड़ाई लड़ी और संसद से अदालत तक यही लड़ाई लड़ी गई कि गीतकार और संगीतकार को भी रॉयल्टी का अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे कमजोर आदमी क्रिएटर होता है। जिसने शब्द लिखे, धुन बनाई, वही अंत में सबसे कम ताकतवर रह जाता है। कल्पना कीजिए, एक आदमी पूरी पूरी रात जागकर गीत लिखता है, अपने दर्द, अपने अनुभव, अपने प्रेम को शब्द देता है। वो गीत लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जब वही गीत करोड़ों कमाता है तो क्रिएटर को कहा जाता है, आपको तो एक बार पैसे मिल चुके। यानी गाना जिंदगी भर कमाई करता रहे, लेकिन क्रिएटर को तो सिर्फ एक मुश्त रकम दे दी गई हो, कहा गया बात खत्म, टाटा बाय बाय। ये सिर्फ एक अन्याय नहीं था, ये शोषण था। IPRS की लड़ाई इसी शोषण के खिलाफ थी। IPRS कहता रहा कि अगर कोई संस्था, कंपनी या प्लेटफॉर्म गाने का कॉमर्शियल यूज कर रहा है तो क्रिएटर का हिस्सा बनता है। लेकिन बड़ी कंपनियां हमेशा लूप होल ढूंढती रहीं। टेलीफोन कंपनियां कहती थी कि अगर हमने म्यूजिक लेबल से लाइसेंस ले लिया, ये बस काफ़ी है। लेकिन सवाल ये था कि म्यूजिक लेबल ही सब कुछ कैसे हो गया? गीतकार का क्या, संगीतकार का क्या? कोलकाता हाई कोर्ट ने यही मूल बात पकड़ ली। कोर्ट ने माना कि लिटरेसी वर्क और म्यूजिकल वर्क का अधिकार अलग अलग होता है। यानी गीत के शब्दों का अधिकार अलग है और धुन का अधिकार अलग है। सिर्फ साउंड रिकॉर्डिंग खरीद लेने से क्रिएटर के सारे अधिकार खत्म नहीं हो जाते। ये फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि भारत में लंबे समय तक क्रिएटर को सेकेंडरी माना गया। यहाँ एक्टर सुपरस्टार बन गया,
प्रोड्यूसर अरबपति बन गया, म्यूजिक कंपनियां हजारों करोड़ की हो गई, लेकिन लिरिस्ट और कंपोजर अक्सर संघर्ष करते रहे। आप पुराने इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए, कितने महान गीतकार आर्थिक तंगी में जिंदगी गुजारते रहे, कितने संगीतकार डिप्रेशन में चले गए, कितने राइटर्स को क्रेडिट तक नहीं मिला। भारत में कंटेंट क्रिएटर का शोषण नया नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में राइटर को हमेशा सबसे नीचे रखा गया। पहले पोस्टर पर उसका नाम तक नहीं होता था। फिर धीरे धीरे राइटर्स ने लड़ाई लड़ी। अब OTT के दौर में कहानी की ताकत बढ़ी तो राइटर्स की अहमियत भी बढ़ी। लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी था। यह फैसला उसी बदलाव का संकेत है। अब जरा समझिए कि कॉलर ट्यून का बिजनेस कितना बड़ा है। करोड़ों लोग अपने फोन में गाने लगाते हैं। हर महीने कंपनियां इनसे करोड़ों का रेवेन्यू कमाती है, लेकिन क्रिएटर तक उसका बहुत छोटा हिस्सा पहुंचता था, या कई बार कुछ भी नहीं पहुंचता था। कोर्ट ने एसेंशियली यह कहा कि आप क्रिएटर को बाईपास नहीं कर सकते। यही वजह है कि म्यूजिक क्रिएटर इसे विन ऑफ क्रिएटिविटी कह रहे हैं। फानंद किरकिरे जी ने जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई तो मैंने इस बारे में पढ़ा। कबीर रंजान साहब कई बार इसका जिक्र करते रहते थे। फानंद किरकिरे जैसे लोग इसलिए भावुक हैं क्योंकि वो सिर्फ कलाकार नहीं है, वो जानते हैं कि सिस्टम में क्रिएटर को कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। फानंद किरकिरे ने बाबरा मन, पीयू बोले, मौला मेरे, आओगे जब तुम मेरे, बहती हवा सा था, वो जैसे गीत लिखे। पूरे देश ने उन गीतों को प्यार दिया। लेकिन एक क्रिएटर की असली लड़ाई फेम नहीं होती है, उसकी असली लड़ाई सम्मान और अधिकार की होती है। आज भारत में करोड़ों युवा इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं, यूट्यूब पर गाने डाल रहे हैं, इंडिपेंडेंट म्यूजिक बना रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कॉपीराइट क्या होता है, रॉयल्टी क्या होती है, पब्लिशिंग राइट्स क्या होते हैं। बड़ी कंपनियां इसी इग्नोरेंस का फायदा उठाती हैं। एक युवा सिंगर को मौका मिलता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया जाता है, वो खुश होकर साइन कर देता है। बाद में पता चलता है कि उसने अपने सारे अधिकार खो दिए। दुनिया के बड़े बड़े देशों में क्रिएटर्स के अधिकार बहुत मजबूत हैं। अमेरिका में रॉयल्टी का पूरा सिस्टम है, यूरोप में आर्टिस्ट के लिए कड़े कानून हैं, लेकिन भारत में लंबे समय तक क्रिएटर को अलग समझा गया, माना ही नहीं गया। यहाँ टैलेंट बहुत था, प्रोटेक्शन कम था। यही कारण है कि कई बड़े बड़े आर्टिस्ट बुढ़ापे में आर्थिक संकट झेलते हुए दिखाई दिए। कोलकाता हाई कोर्ट का यह फैसला सिर्फ कॉलर ट्यून तक सीमित नहीं रहने वाला, इसका असर पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर पड़ेगा। अब OTT प्लेटफॉर्म पर भी सवाल उठेंगे, रेस्टोरेंट में बजने वाले गानों पर भी सवाल उठेंगे, यूट्यूब मोनेटाइजेशन मॉडल पर भी बहस होगी, शॉर्ट वीडियो ऐप पर भी चर्चा होगी, क्योंकि मूल सवाल यही है, अगर किसी क्रिएटर की रचना से पैसा कमाया जा रहा है तो क्रिएटर का हिस्सा कहाँ है। और ये सिर्फ म्यूजिक की बात नहीं है, आज डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएशन से कंटेंट बनवाते हैं, फिर एल्गोरिदम के जरिए अरबों कमाते हैं, लेकिन क्रिएटर को बहुत छोटा हिस्सा मिलता है। पूरी दुनिया में अब यह डिबेट चल रही है कि क्रिएटिव इकोनॉमी में असली मालिक कौन है, वो जिसने प्लेटफॉर्म बनाया या वो जिसने कंटेंट बनाया। भारत में भी ये लड़ाई तेज होने वाली है। एक समय था जब फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर भगवान माने जाते थे, फिर स्टार पावरफुल हो गए। अब डिजिटल एरा में क्रिएटर्स की शक्ति बढ़ रही है, लेकिन क्रिएटर को एकजुट होना पड़ेगा। IPR की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि उसने क्रिएटर को कलेक्टिव वॉइस दी है, वरना अकेला लेखक, अकेला कवि किसी टेलीकॉम जैसी बड़ी कंपनी से कैसे लड़ता। ये लड़ाई हमें यह भी सिखाती है कि कानून और अदालतें अभी भी लोकतंत्र में उम्मीद की जगह हैं। अगर क्रिएटर संगठित हों और लगातार लड़ें तो बदलाव संभव है। जरा सोचिए, एक छोटा सा लिरिस्ट किसी छोटे शहर में बैठा गाना लिखता है, उसका गाना वायरल हो जाता है, लाखों लोग उसे कॉलर ट्यून बनाते हैं, कंपनियां कमाई करती हैं और पहली बार उसे लगता है कि शायद अब उसके हिस्से का पैसा भी मिलेगा। यही इस फैसले की असली ताकत है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या कंपनियां आसानी से मान जाएंगी? संभव है कि अब अपील हो, सुप्रीम कोर्ट में अपील हो, नई कानूनी लड़ाइयां शुरू हो जाएं, नए लूप होल ढूंढे जाएं। कॉर्पोरेट दुनिया इतनी आसानी से प्रॉफिट नहीं छोड़ती, लेकिन एक शिफ्ट हो चुका है, साइकोलॉजिकल शिफ्ट हो चुका है। अब क्रिएटर ओपनली अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। पहले कलाकार को सिर्फ भावुक इंसान माना जाता था, अब वो अपने कंटेंट पढ़ रहा है, अपने राइट समझ रहा है, अपनी रॉयल्टी मांग रहा है। ये बदलाव बहुत बड़ा है। आज भारत में इंडिपेंडेंट म्यूजिक तेजी से बढ़ रहा है। फिल्मों के बाहर भी कलाकार अपनी ऑडियंस बना रहे हैं। यूट्यूब और स्ट्रीमिंग ने नए नए बैरियर्स तोड़ दिए हैं।
लेकिन अगर लीगल प्रोटेक्शन नहीं होगी तो ये एक्सप्लॉयटेशन का नया रूप में वापस आ जाएगा। इसलिए ये फैसला आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये फैसला केवल पैसे की बात नहीं करता, ये क्रिएटर की डिग्निटी की बात करता है कि एक लेखक सिर्फ मजदूर नहीं होता, एक कंपोजर सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता, वो कल्चर बनाते हैं, वो समाज की कलेक्टिव मेमोरी बनाते हैं, हमारी मोहब्बतों की भाषा बनाते हैं, हमारे दर्द की आवाज़, हमारे त्योहारों की धुन, हमारी यादों का संगीत, ये सब क्रिएटर बनाते हैं। और अगर समाज अपने क्रिएटर का सम्मान नहीं देगा तो धीरे धीरे क्रिएटिविटी मर जाएगी। आज बॉलीवुड में ओरिजिनलिटी का संकट क्यों है? क्यों रिमार्क्स बढ़ रहे हैं? क्यों अच्छे राइटर इंडस्ट्री छोड़ देते हैं? क्योंकि सिस्टम क्रिएटर्स को सुरक्षित महसूस नहीं कराता। जब क्रिएटर को लगेगा कि उसके काम का अधिकार उसी के पास रहेगा तब वो निडर होकर नया रचना लिखेगा, कहानी लिखेगा, कविता लिखेगा। इसलिए सारे लोग इस फैसले का सिर्फ लीगल ऑर्डर नहीं बल्कि कल्चरल विक्ट्री मान रहे हैं। ये विक्ट्री उस लड़ाई की है जो वर्षों से लगातार चल रही थी और शायद पहली बार लाखों आम लोग भी समझ रहे हैं कि कॉपीराइट सिर्फ कंपनियों का हथियार नहीं है, ये क्रिएटर्स की ढाल भी हो सकता है। भारत एक क्रिएटिव सुपर पावर बन सकता है। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट को प्रोटेक्शन चाहिए, सम्मान चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए। कोलकाता हाई कोर्ट का यह फैसला उसी दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहा है। अब देखना होगा कि इंडस्ट्री इस फैसले को किस तरह लागू करती है। क्या सचमुच क्रिएटर तक पैसा पहुंचेगा या फिर नया सिस्टम भी पुराने शोषण में बदल जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नई बहस शुरू हो चुकी है और इस बहस का केंद्र है गीत सिर्फ कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, गीत क्रिएटर की आत्मा का हिस्सा है और उस आत्मा पर क्रिएटर का अधिकार हमेशा रहेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।